नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए भारत की प्रागैतिहासिककालीन संस्कृतियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 औदे, ऑप्शन नंबर 2 बोरी, ऑप्शन नंबर 3 बागौर, ऑप्शन नंबर 4 लखनिया। तो इसका सही आंसर है बागौर। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ, यानी माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब है कि बहुत छोटे पत्थर के उपकरण। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, मध्य प्रदेश में कौन सा है ये? मध्य प्रदेश में आदमगढ़, आदमगढ़। और राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में बागौर। बागौर से ये प्राप्त हुए हैं। जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य इन दो जगह से प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस काल के मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से मानव के अस्थिपंजर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के कौन से जगह से हुए हैं? एक सराय नाहर राय, सराय नाहर और महदहा नामक स्थानों से जो है मानव अस्थिपंजर के सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 अंजीरा से, ऑप्शन नंबर 2 दमसदात से, ऑप्शन नंबर 3 मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बागौर है और आदमगढ़ है ये दो जगह भारत के अंदर स्थित है, और इनमें से मेहरगढ़ है ये, इसका सही आंसर इसमें मेहरगढ़ है, परंतु मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है ये? बेलन नदी के किनारे, बेलन नदी के किनारे स्थित है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ये स्थित है। और यहाँ से एक नव पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से गेहूँ, जौ, खजूर की खेती होती थी तथा कौन कौन से पशु पाले जाते थे यहाँ पे? भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। वे पत्थरों की मालाएं बनाते थे। यहाँ के निवासी लाजवर्दमणि से आभूषण बनाते थे, जो केवल कहाँ से मिलती थी? मध्य एशिया के बदखसा से मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर।
भारत में सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इन्हें ताम्र पाषाणिक कहा गया है क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ किसका प्रयोग करते थे? तांबे का प्रयोग करते थे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं सबसे अधिक? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसके सबसे अधिक स्थल मिलते हैं। गोदावरी की सहायक कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित जोरवे इसका प्रतिनिधि स्थल है, अतः इसे जोरवी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसकी सामान्य तिथि 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ की एक विशेषता है कि बहुत सारे सवादान कलश में किए गए हैं। यह कलश घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 2 मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 4 मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल में। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में माना जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर में प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल का प्रारंभ 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व माना जाता है। लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल में प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 3 पुरा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में। वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, परंतु भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। 4000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती मिली है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। नवपाषाण अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है, जिसका तकनीकी आधार पाषाण उपकरण है। कौन से उपकरण है इसमें? पाषाण उपकरण और पालतू पशु बनाना है, पशुओं को पालतू बनाना है। नवपाषाण काल की प्रथम और प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन यानी कृषि कार्य है। पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास है। कृषि के आविष्कार के साथ बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित हुई थी। कुंभकारी
इसी काल में उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 चौपनी मांडो, ऑप्शन नंबर 2 सराय नाहर राय, ऑप्शन नंबर 3 लेखहिया, ऑप्शन नंबर 4 लंगनाज। तो इसका सही आंसर है चौपनी मांडो। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिलता है। यह पुरास्थल इलाहाबाद इलाहाबाद से मिलता है। इलाहाबाद के कौन सी तहसील में? मेजा तहसील में। इलाहाबाद के मेजा तहसील में, इलाहाबाद की मेजा तहसील में बुड्डी बेलन नदी के तट पर, बाएं तट पर स्थित है। इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय 1967 में श्री B.D. मिस्र को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति का कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 निम्न पुरा पाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 उच्च पाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पाकालीन संस्कृति। तो इसका सही आंसर है बी मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति। भारत के विभिन्न भागों में जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं उन्हें इस काल के मध्य रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टरजाइट पत्थर से हुआ है। इनमें से चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नाहर और महदहा संबंधित है। सराय नाहर और महदहा संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 विंध्यन क्षेत्र की नौ पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर 2 विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर 3 गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर 4 गंगा घाटी की नौ पाषाण संस्कृति से। तो इसका सही आंसर है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। सराय नाहर राय और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। इसमें से सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। और संबंधित है, जिसकी खोज के.सी. ओझा ने, खोज किसने की थी इसकी? के.सी. ओझा ने इसकी खोज की थी। यहाँ से 11 मानव समाधियाँ तथा 11 मानव समाधियाँ तथा 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसके एक साथ 4-4 मानवों को लिटाया गया है, यानी कि एक साथ 4 मानव दफनाए गए हैं। महदहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल भी प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व, इसकी खोज किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के तत्कालीन प्रगणाधिकारी लाल बिहारी पांडे ने की थी। लाल बिहारी पांडे ने की थी।
यहाँ से भी मानव समाधियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ, श्रृंग आदि भी प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसे वध स्थल भी कहते थे। वध स्थल भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 निम्न पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर 2 मध्य पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर 3 उच्च पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर 4 मध्य पाषाण काल से। तो इसका सही आंसर है उच्च पूर्व पाषाण काल से। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पूर्व पाषाण काल से तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियाँ मध्य प्रदेश के भीमबेटका मध्य प्रदेश के भीमबेटका से शैल चित्रों के रूप में प्राप्त हुई है। वर्ग की चित्रकला के प्रमुख उच्च पाषाणिक एवं मध्य पाषाणिक मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव खाद्यान्न, मानव खाद्य संग्रह एवं आखेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर 2 वह कौर उपकरणों का उपयोग करता था। ऑप्शन नंबर 3 वह पशुपालक था। ऑप्शन नंबर 4 वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इसका सही आंसर है वह कौर उपकरणों का प्रयोग करता था। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हम हेमयुग प्लीस्टोसीन काल से हुआ है। भारत में पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण, शल्य उपकरण तथा हस्तकुठार तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्टरजाइट तथा स्फटिक का उपयोग किया जाता था। यह पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी में पाए गए हैं, अतः इन्हें सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में मानव कौर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह न तो किसी धातु का प्रयोग करता था और न ही पशुपालक था, बल्कि जीवन यापन के लिए शिकार पर निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से और लोहा काल से। तो इसका सही आंसर है लोहा काल से। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। यह संस्कृति एक हद तक भारत के पूर्वी मध्य तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाई जाती है, किंतु दक्षिणी भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। महापाषाणिक संस्कृति की ऐतिहासिक महत्व की दो विशेषताएं हैं। इसका लौह युग से अविरल रूप से जुड़ना
नंबर 2 पर है काले व लाल मृदभांडों का आविर्भाव। लाल व काले मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ऑप्शन नंबर एक है सन्यासी गुफाओं के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 मृतक को दफनाने के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 मंदिर के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में वृहद मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। दक्षिण भारत से प्राप्त वृहद पाषाण स्मारक यानी मेगालिथ की पहचान मृतकों के दफनाए गए कब्रों से की गई है। इन कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर कर बनाया गया है। इन कब्रों से न केवल अस्थिपंजर बल्कि अस्थिपंजर मृदभांड और लोहे की वस्तुएं मिली है। लोहे की वस्तु प्राप्त हुई है जो उनके धार्मिक विश्वासों की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राख के टिल्ले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी भारत से। ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी भारत से। ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी विंध्यन क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर घाटी से। तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में स्थिर ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरा चना मिला है। मवेशियों भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां भी मिली है जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांध देते थे। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ मिली है। लकड़ी की बाड़ मिली है। बाड़ के भीतर जो गोबर एकत्रित होता था उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। यह जलाने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के आसपास किया जाता था। किसके आसपास किया जाता था? पोंगल त्यौहार के आसपास लकड़ी व गोबर के ढेर को जला दिया जाता था जो मकर संक्रांति को पड़ता था। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया की लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जिस जगह वह होली जलाई जाती थी वहाँ राख का टिल्ला बन गया। दक्षिण भारतीय पुरातत्व में इन टिल्लों को भस्म टिल्ले कहते हैं। ऐसे ही राख का ढेर कर्नाटक के पीकली हल व संगनकल्लू में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राख का टिल्ला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 बुद्धिहाल। ऑप्शन नंबर 2 संगनकल्लू। ऑप्शन नंबर 3 कोलड़ी हवा। ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मगिरी। तो इसका सही आंसर है संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास भिलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू
नामक नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे यह टीला बना। बुद्धिहाल भी एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ भी राख के ढेर पाए गए हैं, जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ भी राख के ढेर पाए गए जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जबकि ब्रह्मगिरी और कोलिडी हवा से क्रमशः मानव कब्र एवं धान की खेती का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहावल एक पुरास्थल है। ऑप्शन नंबर 1 निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति। ऑप्शन नंबर 2 मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति। ऑप्शन नंबर 3 उच्च पूर्व पाषाण काल। और ऑप्शन नंबर 4 मध्य पाषाण संस्कृति। तो इसका सही आंसर है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित 30 से अधिक पुरास्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। 30 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। मध्य सोन घाटी के सिहावल, मध्य सोन घाटी के सिहावल जमाव से निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोन नदी के सबसे निचले व पुराने जमाव को सिहावल जमाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिहावल नामक पुरास्थल के पास इसका सबसे अच्छा जमाव है, जहां इसका अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? ऑप्शन नंबर 1 कृषि। ऑप्शन नंबर 2 मिट्टी के बर्तन बनाना। ऑप्शन नंबर 3 पशुपालन। ऑप्शन नंबर 4 शिकार खेलना। तो इसका सही आंसर है शिकार खेलना। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वह प्रकृति पर ही निर्भर था। वह मुख्यतः अखेट यानी शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से वह लोग परिचित नहीं थे। अग्नि से वह परिचित नहीं थे। वे कच्चा मांस ही खाते थे, क्योंकि अग्नि से परिचित नहीं थे, इसलिए वह कच्चा मांस ही खाएंगे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था तथा उनका जीवन या खाना बदोश था। वे घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। सभ्यता के इस आधे युग में मनुष्य कृषि कर्म या पशुपालन से परिचित नहीं था, न ही वह बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था। वह अभी तक उत्पादक नहीं बना था। वह उपभोक्ता था। वह उत्पादक नहीं था। मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई अंतर नहीं था, अर्थात दोनों ही जंगली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लखुडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वे किस काल की हैं? ऑप्शन नंबर 1 वैदिक काल। ऑप्शन नंबर 2 कुषाण काल। ऑप्शन नंबर 3 पाषाण काल। ऑप्शन नंबर 4 चंद काल। तो इसका सही आंसर है पाषाण काल। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पाषाणकालीन शैल गुफा चित्र स्थल लखुडियार आदि मानव कृतियों एवं पशुओं के चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है। यहाँ से पशुओं के और मानव की कृतियाँ मिली है। लखुडियार अल्मोड़ा में सुयाल नदी किनारे स्थित है। इसमें पाषाण युग के प्रारंभिक व्यक्ति के जीवन को दर्शाया गया है। इन गुफाओं में मनुष्यों व जानवरों के चित्रों के साथ ही काले, लाल व सफ़ेद रंग में अंगुलियों के साथ किए गए टेक्टिफॉर्म यानी उंगलियों से कलाकृतियाँ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किसी पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है?
ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति के आकार का, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति के स्वरूप का, ऑप्शन नंबर 4 संस्कृति के कालमापन का। तो इसका सही आंसर है संस्कृति के कालमापन का। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन से कम समय में कम खर्च में, यानी लंबवत में क्या होता है, कम खर्च में व कम समय में किसी संस्कृति के कालमापन संभव होता है। किसी संस्कृति का कालमापन संभव होता है। इस प्रकार के उत्खनन से प्राप्त सबसे निचले अवशेष सबसे पुरानी संस्कृति का तथा सबसे ऊपरी परत सबसे बाद की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये लंबवत उत्खनन जब तक प्राकृतिक मिट्टी नहीं आ जाती तब तक किया जाता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर 3 है ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन नंबर 4 है लोहापाषाण काल। तो इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण काल। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था उस काल को ताम्रपाषाण कालीन कहा जाता है। यानी ताम्बर का मतलब होता है तांबा और पाषाण कालीन का मतलब पत्थर। इन दोनों को जब साथ में प्रयोग किया जाने लगा तब उसको चैलकोलिथिक युग भी कहा जाने लगा। सर्वप्रथम जो धातु औजार के रूप में प्रयुक्त हुई वह कौन सी थी? तांबा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन नंबर 1 कृषि, ऑप्शन नंबर 2 शिकार, ऑप्शन नंबर 3 शिल्पकर्म, ऑप्शन नंबर 4 व्यापार। तो इसका सही आंसर है कृषि। प्रारंभिक आर्य यायावरी जीवन व्यतीत करते थे और कृषि एवं पशुपालन इनके जीविका के साधन थे। कृषि व पशुपालन इनके प्रमुख जीवन यापन के साधन थे। बाद में ये इनका कृषि कार्य जीविका का आधार बन गया था। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।